कर जी। यही है, वो चुनावी मोड में तो खैर रहते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनकी दुर्गति हुई, उनकी पार्टी 240 सांसदों की सीटों तक सिमट के रह गई। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की और महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीत लिए। अब उनके टारगेट पे सीधे सीधे बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इन दोनों विधानसभाओं के चुनाव को किसी कीमत पर भी जीतना और वहां बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। अब पता नहीं, मुझे तो शुरू से ही मेरा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है इस मामले में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहलगांव में भी कोई ना कोई बिहार का लिंक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी उभर करके आती हैं कि आखिर में ऐसे समय में क्यों हुआ। लेकिन अब पहलगांव हो गया तो पहलगांव में जो इनको राजनीतिक लाभ, जैसे पुलवामा हुआ, पुलवामा के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हो गए थे वो 2019 में, उसी तरह से अभी पहलगांव हुआ, पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद लगा कि अब विधानसभा तक मामला कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब दुर्भाग्य भी साथ साथ ही चलता है ना व्यक्ति के। आप पहलगांव से जो फायदा आपको मिलने वाला था, जो सोच रहे थे, उस सोच के उलट आपके अंधभक्त भी सवाल करने लग गए कि भाई क्या वजह है कि वहां सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। क्या वजह है कि आतंकवादी, जैसे अभी प्रशांत कह रहे थे कि 200 किलोमीटर यात्रा करते हुए, अपना टहलते हुए जंगलों से, पहाड़ों से निकल करके आए, हथियार भी साथ में लिए थे। अगर नहीं लिए थे तो कुछ लोगों का है कि वहां लोकल लोगों ने दिया होगा। लोकल लोगों ने दिया तो हमारी इंटेलिजेंस वहां क्या कर रही थी। और फिर बड़े फुर्सत के साथ धर्म पूछा, खतना देखा, चेक किया और फिर गोलियां मार दी। और मारने के बाद टहलते हुए निकल के चले गए आराम से। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची। और आज तक, मतलब 1 महीने से अधिक का समय तो हो गया ना। आज मेरे ख्याल से 25 मई हो गया होगा और 22 अप्रैल को घटना हुई थी, तो 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया। लेकिन अभी तक एक भी गुनहगार, एक भी कातिल, चाहे धर्म के नाम पे किया हो, चाहे किसी भी नाम पे किया हो। अब लेकिन सवाल यह है कि चूंकि मीडिया आपका है, आपके ढंग से जो मन में आया आप चलवाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे मीडिया बेशर्म है, प्रधानमंत्री बेशर्म है। एक बार भी आप ये नहीं कहते कि जो मारे गए हैं आतंकवादियों के जरिए, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, एक मुसलमान भी था जो गाइड का काम करता था। उसका नाम कोई नहीं लेता है, ना हमारा मीडिया लेता है, ना कोई जिम्मेदार आदमी लेता है। आपको बताना चाहिए कि नहीं, धर्म के नाम पे तो ठीक है, मजहब पूछा, जो कुछ पूछा, लेकिन आदिल जो शाह था उसका मजहब क्या था, उसको क्यों मार दिया आतंकवादियों ने। लेकिन ये बात नहीं आई। लेकिन अब ये चूंकि सवाल तो लोगों के बीच में धीरे धीरे घूमने लग गए, फिर उससे जब लगा कि अब इससे तो मामला पलट रहा है, जो पहलगाम का फायदा मिलने की सोचा था वो तो नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बीच में उसको ढकने के लिए जातिगत जनगणना चला दिया। अब जातिगत जनगणना का ये था, इनके दिमाग में ये था कि जो अपर कास्ट लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो तो हमारे दर खरीद हैं। ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और ये सारे लोग, अपर का राजपूत, ये सारे लोग तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जो ओबीसी है और दलित समाज है, उसमें से हमारे साथ लोग आ जाएंगे, जातिगत जनगणना हम करा देंगे। तो अब वो भूल गए कि अतीत में उन्होंने क्या क्या भाषण किया था जातिगत जनगणना के बारे में। उनकी पार्टी के लोगों ने, आदित्यनाथ ने या अमित शाह जी ने या किसी ने भी क्या क्या भाषण किए थे, कितना संघ परिवार ने कितना खिलाफ बोला था, देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। मोदी जी ने तो 2024 के चुनाव में भाषण में कहा था कि जातिगत जनगणना कराने वाले लोग की बात करने वाले लोग, जो सरकार के संसाधन हैं आपके बैंकों में ला कर को चेक करेंगे और देखेंगे और उनको दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये सारी बातें कही थी आपने। अब वो थूक को अब निगल रहे हैं, लेकिन निगल नहीं पा रहे हैं, गले में अटक गया है वो। तो एक तो अपर कास्ट के लोग सोच रहे थे कि भैया ये तो यार, अगर यही सब था तो राहुल गांधी में क्या बुराई थी। राहुल गांधी तो खुल करके कह रहा था कि हाँ जी, सामाजिक न्याय चाहिए, जिसको जिसकी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। तो लेकिन ये लोग तो हमारे पक्षधर बन के बात करते थे और ये लोग भी पलट गए, ये लोग भी करने लग गए, तो वो उसका भी कोई बहुत डिविडेंड नहीं मिला। अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात आई। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जो चर्चाएं इतनी हो चुकी हैं कि अब उस पर बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हमने तो उनको बता दिया था कि साहब आतंकवादी ठिकानों पे
हमले किए जाएंगे। वो चूंकि परमाणु संपन्न देश जो हैं वो आपस में जब इस तरह का कुछ भी करते हैं तो उनको सूचना देनी होती है, लेकिन युद्ध की बात नहीं थी, ये आतंकवादी हमलों की बात हुई। मैं आपसे बताऊं, मैं 22 मई को नासिक में था। उसी दिन बीकानेर में प्रधानमंत्री जी ने 103 जो पुनर्विकासित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। उस दिन भाषण में उन्होंने क्या कहा, उनका मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने ये कहा कि हमारी सेनाओं ने रहीम यार खान के एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, मलबे में बदल दिया। अभी किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर सकता है? एक तरफ हमारा स्टैंड यह है, हम अपने लोगों को सिखा पढ़ा करके भेज रहे हैं कि भाई बताना वहाँ कि साहब वो आक्रमणकारी वो है, आतंकवादी हमले वो करता है, तो हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमने अटैक किए थे। ये तो आपने स्वीकार कर लिया कि हमारी सेनाओं ने जाकर के रहीम यार खान के एयरबेस को ध्वस्त किया है, तो आपने तो मान लिया कि हमने युद्ध किया है। तो ये सारी चीजें रही। अच्छा, उसके बाद जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने, आदित्यनाथ ने कहा था, गृह मंत्री ने हमारे पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि पीओके हमारा है, हम उसको लेकर के रहेंगे। एक वो बाबा जो है, क्या नाम है उसका, वो दोनों आंख से, उसने कहा कि कुंभ में पीओके हमारा हो जाएगा। महाकुंभ बीत गया, 6 महीने का समय भी बीत गया। अब जब आप बढ़त पर थे, अब हमारी सेना एकदम कब्जा करने की स्थिति में आ गई थी, उस समय सीज फायर क्यों किया? ये अंधभक्त भी पूछ रहे हैं, भक्त भी पूछ रहे हैं कि भाई बात तो यार सही है कि जब हम इस हालत में थे कि पीओके पे तिरंगा फहर सकता था, तो फिर हम क्यों कर लिए? चलो ट्रंप ने किया, कराया, नहीं कराया, जो भी हो, लेकिन हम जब बढ़त पर थे तो हम क्यों मान गए? हमको तो नहीं मानना चाहिए था, हमको पीओके ले लेना चाहिए था। आप इंदिरा गांधी पर यही दोष लगाते हैं कि साहब वो तो 1971 में हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया था, 90,000 सैनिकों को पकड़ के लाए थे, समर्पण कर गए थे वो लोग, और शिमला समझौते में हमने सब कुछ गंवा दिया। अभी तो यहाँ कोई समझौता भी नहीं हुआ, आपने सब कुछ दे दिया। संघर्ष विराम तो अब आपकी गिड़गिड़ाहट पे हुआ कि पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट पे हुआ? पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ा भी रहा तो हर बार गिड़गिड़ाता है वो, तो फिर आप मान क्यों गए? आपको मालूम है कि साहब नवाज शरीफ से अटल बिहारी जी गए थे मिलने के लिए, उसके बाद करगिल युद्ध हो गया। आप गए थे नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए, उनके बिना बुलाए मेहमान की तरह से पहुंच गए थे, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ आतंकवादी हमले हो गए थे। तो ये सब जानते हुए, समझते हुए भी फिर आप सीज फायर के लिए क्यों तैयार हो गए? अगर आप में था कि हम ले लेंगे, जीत लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो फिर नहीं मानना चाहिए था कि हाँ ठीक है जी, इस बार निर्णायक बात हो ही जानी चाहिए। तो एक तो ये चीजें हैं। और राजीव जी, दूसरी बात आपने कही जो आपातकाल के बारे में, तो आपातकाल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है या बोल सकता है? इस पर कभी एक अलग से भी हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल यह है कि जो आपातकाल को हमने जो देखा था, उसके मुकाबले ये तो बहुत ही भयानक आपातकाल है। मतलब इसमें सिर्फ आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, आपातकाल की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन काम वो सारे हो रहे हैं जो आपातकाल से भी भयानक थे। अब आप सोचिए कि कोई कार्टून बना दे, उस कार्टूनिस्ट के खिलाफ एफआईआर हो जाए। हेमंत मालवी इंदौर के हैं, उनके बारे में हो गया। इसी तरह से जो पत्रकार लिख दिया कहीं, किसी ने ट्वीट कर दिया कि साहब जो दिखाई दिया है ऑपरेशन सिंदूर के संग भाईचारा और ये सब दिखाई दिया है, वही अगर रियलिटी में दिखाई दे समाज में, ये कहने में क्या बुरा है? तो हम रोज रोज बोलते हैं कि भाई समाज में भाईचारा, एकता हमारे दिखना चाहिए, तो उसको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और जो आपके उप मुख्यमंत्री, मंत्री जो है, जिस तरह की असभ्य भाषा बोल रहे हैं, आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब हमारी सेना सैनिक सब प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है, ये भाषा बोल रहे हैं। और जांगड़ा साहब का जो बयान है, बाप रे बाप, इस तरह की बात कोई सोच सकता है क्या? जिसका पति दम तोड़ रहा है गोलियों से, जिसका सीना छलनी हो रहा है, उस बहन के बारे में कह रहे हैं कि साहब ये तो वीरांगना होती तो लड़ती। क्या लड़ती भाई? AK-47 राइफल सामने खड़ी है और लोग पूछ पूछ करके गोलियां मार रहे हैं, वहां लोगों की जान जा रही है। आपकी सहानुभूति उनसे नहीं हो रही, आप उनकी वीरता पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनके हाथों में क्यों नहीं? जांगड़ा साहब को बॉर्डर पे 1 महीने के लिए भेज देना चाहिए, भेज दिया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। उनकी वाइफ को भेज दिया जाए, नहीं वाइफ को भेज दिया जाए, वो खुद जाएं, पहले वो खुद देखें। वो तो खैर क्या जाएंगे, ये लोग भगोड़े लोग हैं, कायर लोग हैं, इसलिए उनसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया हमारी बहन बेटियों के बारे में? एक तरफ प्रधानमंत्री उनके सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर उजड़ गया, दूसरी तरफ आप
उन बहन बेटियों से कह रहे हैं कि साहब वीरांगना की तरह से लड़ी क्यों नहीं, अरे आप क्यों नहीं लड़ते। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुश्किल यही है बिहार का जो सिनारियो हो उनके पक्ष में कहीं से घुल के आ नहीं रहा है। सारी जी कोशिशें जो है ना, बेगम अख्तर की एक गजल का एक मक्ता है कि साहब उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, जी सारी तदबीरें इनकी फेल करते जा रही हैं। अभी साकिब बता रहे थे ना जो कि परिवारवाद वाली बात का भी, देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक धीर गंभीर और सुविचारित राजनीति करने वाला आदमी है, दूसरा उच्छृंखल टाइप का मनमौला टाइप का, जो भी कभी वो कृष्ण के वेश में आ जाएंगे, मथुरा पहुंच जाएंगे, कभी कुछ उल्टे पुल्टे बयान दे देंगे, कभी कोई वीडियो जारी कर देंगे। और पारिवारिक जो, अब उस पर बारे में नहीं करना चाहिए, वो ठीक कर रहे थे। हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय, उनकी बेटी से शादी हुई थी, दरोगा राय जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके परिवार में हुई थी। और वो देखिए उसी समय अगर लालू प्रसाद जी ने अगर तेज प्रताप पे एक्शन ले लिया होता या बात कर ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये मामला तो इनका लगातार बहुत वर्षों से चला आ रहा है। लगातार उनकी बयानबाजियां, लगातार उनके वीडियोज परिवार को संकट में डालते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सही समय रहते ये फैसला कर दिया है, बीजेपी के हाथ से एक बहुत बड़ा मिसाइल छीन लिया है जो अब बीजेपी के ऊपर खुद ही वार करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहलगाम का हमला क्यों हुआ, कब हुआ, उस समय हमारा सुरक्षा इंतजाम वहाँ क्या था, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट जी क्या थे, ऑपरेशन सिंदूर उसके बारे में जो बातें हो रही हैं, या जातिगत जनगणना जो है, या इस तरह की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। एक से और मैं कहना चाहूँगा सिर्फ एक ही बात, शशि थरूर साहब के बारे में। बिल्कुल सही कहा प्रशांत ने, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं और भारत सरकार ने भेजा है। ठीक है, इसमें हमको तो उस समय भी हमको नहीं लगता था कि इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकार तो चाहेगी कि अपोजिशन कैंप में भ्रम का माहौल बने, आपस में एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर दें, जो भी सोच करके किया होगा। लेकिन वहां जा करके ट्रंप के बारे में इस तरह का बयान करना एक जिगरे वाले का काम हो सकता है और मालूम होना चाहिए कि इसका हमारी भारत सरकार पर भी कुछ न कुछ असर तो पड़ ही सकता है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी माय फ्रेंड डोनाल्ड बोलते रहते हैं, वहां जा करके अगर कहे कि राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रपतियों के मुकाबले थोड़ा नासमझ लगता है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजों का लेके कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल जी राज। बिल्कुल बिल्कुल।